जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में, जहां हम आपको रोज़ नई नई जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों, आज फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रंथि के बारे में तथा उनके प्रकारों के बारे में। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फ़िज़िक्स और मैथ की बैच इसी चैनल पे चालू हो गई है, जिसे पढ़ाएंगे राजेंद्र सर, जिसका 2 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आप उसे देख सकते हैं। अगर आपको और सारे वीडियो सभी चैप्टर के आपके वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रंथि के बारे में। क्या होती है ग्रंथि, कैसे काम करती है तथा कितने प्रकार की ग्रंथियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं, ये सारी जानकारियां हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्रंथि क्या होती है। तो दोस्तों, ग्रंथि वह होती है जिससे कुछ ना कुछ स्रावित हो, अर्थात मतलब हम आसान भाषा में कहें जिससे कुछ ना कुछ निकलता हो, उसे हम बोलते हैं ग्रंथि। क्या निकलता है ग्रंथियों से? तो ग्रंथियों से निकलता है या तो हार्मोन निकलने वाला है या तो एंजाइम निकलने वाला है। हम जानेंगे इस वीडियो में कि हार्मोन क्या काम करता है, एंजाइम क्या काम करता है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, ग्रंथि क्या होती है? तो ग्रंथि वह होती है जिससे हार्मोन्स या एंजाइम स्रावित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रंथि बोलते हैं। मुख्यतः ग्रंथियां 2 प्रकार की होती है, लेकिन हम पढ़ेंगे 3 प्रकार की ग्रंथियों के बारे में। ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि और तीसरा होता है मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि, देखिए नाम पे ना जाए, अंतःस्रावी ग्रंथि हो चाहे बहिःस्रावी ग्रंथि हो, दोनों ग्रंथियां शरीर के अंदर ही पाई जाती हैं। नाम पे हम सोचेंगे कि बहिःस्रावी मतलब बाहर की तरफ, है ना? नहीं, बहिःस्रावी का मतलब होता है वह ग्रंथि। देखिए, चाहे बहिःस्रावी ग्रंथि हो चाहे अंतःस्रावी ग्रंथि हो, दोनों ग्रंथियां शरीर के अंदर ही पाई जाती हैं। हम बात करते हैं, पहले एक एक को समझेंगे। तो ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि, पहली ग्रंथि हम समझेंगे बहिःस्रावी ग्रंथि। पहचान क्या है कि बहिःस्रावी ग्रंथि हमेशा एंजाइम का स्रावण करती है। मतलब कि वह ग्रंथि जो एंजाइम का स्रावण करेगी उसे हम बोलेंगे बहिःस्रावी ग्रंथि। एंजाइम को हिंदी में बोला जाता है विकर। नोट करेंगे पॉइंट को, क्या बोला जाता है? विकर बोला जाता है। एंजाइम का स्रावण कौन सी ग्रंथि करती है? तो बहिःस्रावी ग्रंथि करती है। कुछ टॉपिक और हम समझते हैं इसके बारे में। तो देखिए, जो बहिःस्रावी ग्रंथि होती है वो एंजाइम का स्रावण करती है, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि जो वो हार्मोन का स्रावण करती है। तो बहिःस्रावी ग्रंथि क्या करती है? एंजाइम का स्रावण करती है। जबकि दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि जो बहिःस्रावी ग्रंथि होती है वो जिन पदार्थों का श्रावण करती, श्रवण का मतलब उत्पन्न करना, बहना, है ना? श्राव मतलब बहना, श्रावण मतलब उत्पन्न करना, या जो पदार्थ श्रावित हो रहा है उसको उत्पन्न करना। तो जो बहिःस्रावी ग्रंथियां हैं वो क्या उत्पन्न करती हैं? एंजाइम उत्पन्न करती हैं। लेकिन पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट समझेंगे कि जो बहिःस्रावी ग्रंथियां जिन पदार्थों का श्रावण करती हैं वो कभी ब्लड से स्पर्श नहीं होते। समझ रहे? क्यों नाम पड़ा इसका बहिःस्रावी ग्रंथि? वे ग्रंथियां जो पदार्थों को, जिस चीज का श्रावण करती हैं वो शरीर से बाहर आता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? बहिःस्रावी बोलते हैं। बहिःस्रावी का मतलब क्या करती है? वो जिस चीज का श्रावण करती है वो शरीर के बाहर आता है। जैसे हम बात करें थूक, पसीना, देखा है ना? उल्टी आप करते हैं तो क्या उसमें खून आता है? अगर आप बीमार हैं तो वो अलग बात है। थूक में थूकते हैं, ऐसे करें तब तो कुल खून में खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? आपके पसीने में कभी खून आता है? नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये पहचान है बहिःस्रावी ग्रंथि की कि वो एंजाइम का श्रावण करता है, लेकिन जिन पदार्थों का वो श्रावण करती है बहिःस्रावी ग्रंथि वो ब्लड से संपर्क में नहीं आते। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि बहिःस्रावी ग्रंथि जिन पदार्थों का श्रावण करता है वो कभी भी ब्लड से संपर्क में, मतलब वो ब्लड से कभी मिलता ही नहीं है। जैसे हम थूक की बात कर ले, पसीना की बात कर ले, उल्टी की बात कर ले, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं बहिःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत। कौन करता है ये हम पढ़ेंगे वीडियो में, ठीक है।
और अगला पॉइंट कि जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो क्या होती है, वो नली में बहती है। जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो नली में बहती है, मतलब वो जिन चीज़ों का श्रावण करती है वो नली के माध्यम से बहते हैं। हम पढ़ेंगे तो उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। अगला बात करते हैं भाई अंतःस्रावी ग्रंथि। जिस प्रकार से बहिस्रावी ग्रंथियां एंजाइम का श्रावण करती है, ठीक उसी प्रकार से अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन का श्रावण करती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट समझेंगे कि ये ब्लड के संपर्क में क्या होता है, आता है। हार्मोन ब्लड के संपर्क में आता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां किसका श्रावण करती है भाई, हार्मोन का। वो ब्लड के संपर्क में आता है। क्यों आता है, क्योंकि वो नली में नहीं बहता। अगर वो नली में बहता तो ब्लड के संपर्क में आ जाता। जैसे थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ये क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। ये क्या होती हैं, ब्लड के संपर्क में रहती हैं। समझ में आ गया बात, आगे समझते हैं भाई। मिश्रित ग्रंथि क्या होती है, अब देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि क्या श्रावण करती है, हार्मोन। बहिस्रावी क्या करती है, एंजाइम। जबकि जो मिश्रित ग्रंथियां होती हैं वो किसका श्रावण करती हैं, तो वो श्रावण करती हैं एंजाइम और हार्मोन दोनों का। एंजाइम हार्मोन दोनों का श्रावण करने की वजह से इसका नाम पड़ गया मिश्रित ग्रंथि। पॉइंट समझेंगे, जैसे हम उदाहरण के तौर पे समझेंगे पैंक्रियाज। पैंक्रियाज एक ऐसी ग्रंथि है जो क्या काम करती है, जो एंजाइम का भी श्रावण करती है और हार्मोन का भी श्रावण करती है। जैसे लाइपेज और ट्रिप्सिन, एंजाइम कौन सा श्रावण करते हैं, पैंक्रियाज। तो लाइपेज और ट्रिप्सिन का काम पैंक्रियाज क्या श्रावण करती है, लाइपेज और ट्रिप्सिन नामक एंजाइम भी श्रावण करती है। जबकि पेनिसिलियम नामक हार्मोन का श्रावण भी ये पैंक्रियाज ग्रंथि करती है, जो किसके अंतर्गत आती है, मिश्रित ग्रंथि के अंतर्गत आती है। पॉइंट समझेंगे। वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का श्रावण करती है उसे हम बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि, जिसमें हम उदाहरण के तौर पे लेंगे पैंक्रियाज, जो कि एंजाइम का भी श्रावण करती है, हार्मोन का भी श्रावण करती है। अगर बाई चांस कभी पूछ दिया जाता है कि पैंक्रियाज किस हार्मोन का श्रावण करती है तो बताएंगे पेनिसिलियम। अगर पूछेगा किस एंजाइम का श्रावण करती है तो हम कहेंगे लाइपेज और ट्रिपिन, ठीक है। आगे समझेंगे भाई। अब हम बात करेंगे विस्तार से। ये तो हमने सरसरी निगाह से पढ़ा कि बहिस्रावी वह होती है जो एंजाइम का निर्माण करती है, यानी एंजाइम का श्रावण करती है और वो ब्लड के संपर्क में नहीं आता। दूसरा पॉइंट क्या करता है, वो ब्लड के संपर्क में नहीं आता। तीसरा पॉइंट है नली में बहता है, क्यों, इसी वजह से वो ब्लड के संपर्क में नहीं आता, ठीक है। आगे अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या श्रावण करती है, हार्मोन श्रावण करती है, ब्लड के संपर्क में होती हैं, नली में नहीं बहती हैं। मिश्रित ग्रंथियां जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का श्रावण करती हैं, जैसे पैंक्रियाज लाइपेज और ट्रिपिन नामक एंजाइम का श्रावण करती है और पेनिसिलियम नामक हार्मोन का श्रावण करती है। ये तो था हल्का सा ज्ञान उसका बहिस्रावी अंतःस्रावी मिश्रित ग्रंथि का। अब हम एक एक को पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ेंगे बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में। कौन कौन सी ग्रंथियां हमारे शरीर में हैं उसमें से कुछ ग्रंथियों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे बहिस्रावी ग्रंथि समझी गए हैं हम कि वह ग्रंथियां जो एंजाइम का श्रावण करती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। अब समझते हैं भाई। देखिए पहला है सेरोमीन ग्रंथि। सेरोमीन ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, पहली ग्रंथि हम पढ़ रहे हैं, पहली बहिस्रावी ग्रंथि। ध्यान से देखेंगे वीडियो को, ठीक है। सेरोमीन ग्रंथि वह ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो हमारे कान में पाई जाती है। आप देखते हैं ना बचपन में कुछ लड़के होते हैं जो कान को खुजलाते हैं। तो अब खुजलाते हैं क्यों, क्योंकि हमारे कान में जो ये सेरोमीन ग्रंथि है वो क्या बनाने लगती है, वो मोम बनाती है, जिसको गांव में कहते हैं खोंट कहते हैं ना। तो जब आप एक बार खुजलाते हैं, एक बार हल्का सा खुजलाते हैं, तो आप लगातार उसको खुजलाते रहते। क्यों, क्योंकि वहाँ आपके कान में क्या बनती है, मोम बनती है। कौन सी ग्रंथि बनाती है, सेरोमीन ग्रंथि बनाती है। कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है। बहिस्रावी है, पहचान समझिए। मोम, उसमें खोंट वगैरह में कभी ब्लड आता है, अरे तो भैया खुरपा लगा के ऐसे मारेंगे तो क्या होगा, समझ रहे हैं ना। मतलब वो आप उसके लिए आता है, आप डॉक्टर से सलाह लेके उसको निकलवा लीजिए। अपने से इंजीनियरिंग काहे कर रहे हैं भाई, कान के पर्दे वगैरह पे लग जाएगा तो बहरे हो जाएंगे, फिर कोई बोलेगा आम तो सुनाई देगा ही मिली।
समझ रहे हैं ना। तो सेरोमीन ग्रंथि पाई कहाँ जाती है भाई मेरे, कान में पाई जाती है। काम क्या करती है, मोम बनाती है। कान में मोम बनाने का काम कौन सी ग्रंथि करती है, तो सेरोमीन ग्रंथि करती है, कान में पाई जाती है। क्लियर है पॉइंट। अगला समझते हैं, लैक्राइमल, लैक्राइमल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कभी कभार पूछा जाता है। लैक्राइमल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो लैक्राइमल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, आंख में पाई जाती है। जब आप रोते हैं तो आंसू कौन सी ग्रंथि बनाती है, तो वही लैक्राइमल। याद रखेंगे, कौन सी ग्रंथि आंसू बनाती है, तो लैक्राइमल ग्रंथि जो है वो आंसू का निर्माण करती है। कहाँ पाई जाती है, आंख में पाई जाती है। अब चलिए हम बात करते हैं कुछ कि पैक्टम, आप ये देख रहे हैं आंख के ये कोने पे ये जो लाल वाला भाग है इसे बोला जाता है पैक्टम। क्या काम करता है ये पैक्टम, ये काम करता है भाई कि जब लैक्राइमल ग्रंथि जो है जब ये आंसू बना देती है, उसे स्टोर करने का काम कौन करता है, यही पैक्टम करता है। क्या काम करता है, ये स्टोर करने का काम करता है। जब आप रोते हैं तो आप देखते होंगे कि जब आप रोते हैं तो जब आप ऐसे रोते रहते तो कभी कभार देखते हैं ना कहीं नाक से भी आंसू आने लगता है ना, भेबना ससुरा सब पूरा कुछ पोंछ देते हैं। मतलब आप रोते हैं यहाँ से भी आता है, पोंछ देते हैं। तो क्यों, क्योंकि जो आंसू होता है वो स्टोर होता है और यहाँ से बहने लगता है और नाक से भी बहने लगता है। क्यों बहने लगता है, क्योंकि पैक्टम उसे क्या करता है, स्टोर करके रखता है। जब आप रोते हैं तो आँख से भी तो आंसू आता ही है, यहाँ से भी आ जाता है, चौकोर रोने लगते हैं हम, चारों तरफ से हम रोने लगते, भौकारा देते हैं। ठीक है, अब कभी कभार पूछ दिया जाता है कि आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो लाइसोजाइम। हाँ, ये पसीने में भी पाया जाता है। पॉइंट याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लाइसोजाइम नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है, वो आंसू में पाया जाता है। आंसू इकट्ठा कहाँ होता है, पंक्टम में। कौन सी ग्रंथि बनाती है, लैक्राइमल। समझ में आ गया, लैक्राइमल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, आंख में पाई जाती है, आंख के ऊपरी भाग में पाई जाती है। और दूसरा पोर्शन है क्या, पंक्चम। ये देख रहे हैं ना, ये लाल वाला जो भाग है आंख में किनारे पे, है ना, ये क्या काम करता है, उसे स्टोर करने का काम करता है। और आंसू जब नाक से बहता है वो किसकी वजह से, पैंक्टम की वजह से बहता है। आंसू में कौन सा कौन सा एंजाइम, कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो हम उसे कहेंगे लाइसोजाइम। क्लियर है पॉइंट। अगला समझते हैं बेटा, मोबिमियन ग्रंथि। क्या होती है मोबिमियन ग्रंथि, कहाँ पाई जाती है, आंख के निचले भाग में। कहाँ, आंख के नीचे। आप कभी अपनी आंख को ऐसे करेंगे, नीचे देखेंगे मांस का एक टुकड़ा होगा, मांस दिख रही होगी, वो क्या है, वो कौन सी ग्रंथि है, मोबियन ग्रंथि। आंख के निचले भाग में पाई जाती है। समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया जा रहा है आपको। क्या काम करती है मोबिमियन ग्रंथि, जब आप दिन भर आप काम करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिन में कम से कम 2 से 3 बार आंखों में पानी मारने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि जो आपकी आंखों में कचरा, आप इधर उधर घूमते हैं, देखते हैं ना, हमेशा छोटे छोटे कण उड़ते रहते हैं, वो आपकी आंखों में पड़ते रहते हैं। और आंख की वजह से आप इस दुनिया को देख पा रहे हैं। दुनिया कितनी खूबसूरत है, उसको आप किसकी वजह से देख पा रहे हैं, आंख की वजह से देख पा रहे हैं। तो आंखों को सुरक्षित कीजिए। देखिए क्या होता है ना कि हम लगातार हम घूमते रहते हैं इधर उधर, या हम कहीं जाते हैं तो आंखों में ना वो कीड़े पड़ जाते हैं। देखिए, अगर कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं तो रगड़े ना भाई उसको, है ना, रुक के पानी मार के निकाल दें, या फिर आंख ऐसे खोल के निकाल दें। कपड़ा रखा करें, हमेशा रुमाल वगैरह रखा करें, निकालें। रगड़ेंगे तो आपके ये आंख के ऊपर जो प्लास्टिक होती है ना, बारीक सी, वो क्या होती है, पड़ जाती है, उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी रोशनी कम हो सकती है। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं। हालांकि हम आंख वाले वीडियो में पढ़ेंगे उसके बारे में। फिलहाल हम समझते हैं बेटा मोबिमियन ग्रंथि के बारे में। आंख के निचले भाग में पाई जाती है। तो जब हम बाहर इधर उधर रहते हैं तो आंख में जो कचरा जाता है, अब जब रात में सोते हैं तो उसे इकट्ठा कौन करता है, यही मोबिमियन ग्रंथि इकट्ठा करती है। कुछ लोग में देखते हैं ना, बहुत सारा इतना बड़ा बड़ा ढोका भर कर निकलता है, तो ऐसे पोंछते हैं तो पूरा ना बनरे जैसा हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा मोबिमियन ग्रंथि जो है, जितना कचरा जाएगा आपकी आंख में उसे बाहर निकालने का, यहाँ कोने नहीं देखते, जब सवेरे आप सो के उठते हैं हाँ करते हैं तो नहीं देखते, यहाँ पे जमा हो जाता है, तो वो कौन इकट्ठा करता है, मोबिमियन ग्रंथि। क्या काम करती है, आंख के निचले भाग में पाई जाती है और कचरे को इकट्ठा करने का काम मोबिमियन ग्रंथि करती है। आपकी आंख में जो कचरा होगा उसे इकट्ठा कर देगा, यहाँ कोने जमा कर देगा। सवेरे आप क्या करेंगे, मुंह धोले। कुछ लोग को देखते हैं ससुराल स्कूल चले आते हैं लेकिन साफ ही नहीं रहता है ना, कचरा कितना बन रहा है उनमें, है ना, कचरे पूरा हो जाते हैं वो। आगे बात करेंगे स्वेद ग्रंथि। ठीक है,
स्वेट ग्लैंड जिसे बोला जाता है। श्वेत ग्रंथि क्या काम करती है? पसीना बनाने का काम करती है। याद रखेंगे, पसीना कौन सी ग्रंथि बनाती है? श्वेत ग्रंथि बनाती है पसीना। और हम जान चुके हैं कि जिस प्रकार से आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता था, तो आंसू में पाया जाता है लाइसोजाइम। ठीक उसी प्रकार से जो पसीना होता है उसमें कौन पाया जाता है? उसमें भी पाया जाता है लाइसोजाइम नामक एंजाइम। क्या काम करता है? आप देखते हैं ना कभी कभार जो गर्मी वगैरह में जो हम कपड़े पहनते हैं तो जगह जगह धब्बे पड़ जाते हैं, जगह जगह सफ़ेद सफ़ेद कपड़े में ना देखते हैं धब्बा जगह जगह पड़ जाता है। वो क्यों पड़ जाता है? इस लाइसोजाइम की वजह से। समझ रहे हैं ना? लाइसोजाइम की वजह से आपके कपड़े पे क्या पड़ जाता है? धब्बा पड़ जाता है। कभी कोई पूछ दे कि पसीने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, कौन सा पदार्थ पाया जाता है? लाइसोजाइम, जिसकी वजह से सफ़ेद कपड़े या कपड़ों के ऊपर क्या पड़ जाते हैं? धब्बे पड़ जाते हैं। भाई अगला पॉइंट समझते हैं, तैलीय ग्रंथि। ठीक है, क्या होती है तैलीय ग्रंथि? हम ये समझते हैं पॉइंट को। तैलीय ग्रंथियां क्या होती है? वो किसका निर्माण करती हैं? सीवम। सीवम क्या होता है? नाक के अंदर आप देखते हैं तरल पदार्थ होता है, उसे बोला जाता है सीवम। आप गाय वगैरह को देखते हैं ना, गाय की नाक जो है वो हमेशा कैसी रहती है? जगह जगह उसके बूंदें पड़ी रहती है, जगह जगह बूंदें पड़ी रहती हैं। वो क्यों पड़ी रहती है? तैलीय। कुछ लोग क्या करते हैं, देखिए खास करके ये है ना, जो लोग क्रीम वगैरह ज़्यादा यूज करते हैं वो उनके लिए ये समझेंगे कि जब हमारे नाक वगैरह पे तैलीय ग्रंथियाँ पाई जाती है तो हम क्रीम लगा लगा के क्या कर देंगे ना, कि बंद कर देंगे। क्या कर देंगे? क्रीम लगा लगा के हम नाक को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि कुछ दिन के बाद कहते हैं ओ माय गॉड, है ना, मेरी ब्यूटी तो चल गई। क्या होगा? बड़े बड़े पिंपल, बड़े बड़े फोड़े निकलने लगेंगे, बड़े बड़े दाने यहाँ नाकों पे हो जाएंगे, है ना, नाक पे जो हो जाएंगे। तो इसका रीजन क्या है कि हम क्या करते हैं? तैलीय ग्रंथियाँ का क्या करते हैं? देखिए, जो आपके जो नाक है उसको मुलायम बनाने का काम कौन करता है? यही तैलीय ग्रंथियां करती हैं, चिकनाहट को बनाए रखती हैं। लेकिन हम करते क्या? हम क्रीम वगैरह लगा के क्या करते हैं? उसको बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? कुछ दिन के बाद यहाँ पे दाने निकल जाते हैं। अब गाय का सबसे आसान उदाहरण देखिए, गाय क्रीम वगैरह यूज करती है? किसी गाय को कभी देखा? नहीं। क्यों? क्योंकि जो सीवम का निर्माण होता है वो कौन करता है? तैलीय ग्रंथियां सीवम का निर्माण करती है। गाय की बात अगर हम करें तो गाय की जो नाक होती है उस पर देखते हैं ना, वो हमेशा देखते हैं ना वो नम रहती है, क्योंकि उसमें क्या पाई जाती है? तैलीय ग्रंथियां। कौवा की बात कर ले, कौवा का पंख पे अगर आप पानी वगैरह गिरा के देखेंगे ना, वो क्या हो जाती है? वो बह जाता है पानी। क्यों बह जाता है? क्योंकि जो उस पर क्या पाई जाती है? मोम पाई जाती है उसके पंख पे। कौवे को कभी टच करके देखिए, पानी गिरा के देखिए, पकड़ के, है ना, क्या होगा? वो पानी बह जाएगा, क्योंकि उसकी जो त्वचा होती है, स्किन होती है, पंख होते हैं, पर होते हैं जो उस पे मोम पाया जाता है, जिसकी वजह से पानी उस पर टिकता नहीं, फिसल जाता है। अगला पॉइंट समझते हैं बेटा, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि, जठर नाम से ही लग रहा है, पेट में पाई जाने वाली ग्रंथियां क्या काम करती हैं? पाचक एंजाइम का स्रावण करती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पाचक एंजाइम का स्रावण कौन सी ग्रंथि करती है? जठर। पेट में पाई जाने वाली ग्रंथि जठर रस का स्रावण करती है, यानी कि पाचक एंजाइम का स्रावण करती है, जिसमें कौन कौन सा? तो रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या होता है? हम जानते हैं दूध में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? रेनिन, है ना, रेनिन। तो रेनिन को, है ना, रेनिन क्या काम करता है? दूध को पचाने का पॉइंट समझेंगे। वह कौन सा एंजाइम है? या पहले कभी पूछेगा कि रेनिन का स्रावण कौन सी ग्रंथि करती है? तो जठर ग्रंथि करती है। कौन सी करती है? जठर ग्रंथि करती है। किसके अंतर्गत आती है? पाचक एंजाइम के अंतर्गत आती है। रेनिन क्या काम करती है? दूध को पचाती है। अब पूछेगा दूध को कौन पचाता है? तो रेनिन एंजाइम पचाता है। आगे पूछेगा पेप्सिन क्या काम करती है? प्रोटीन को पचाने का काम करती है। तो समझिए पॉइंट को। कभी कभार पूछ दिया जाता है, नीट वगैरह में पूछ दिया जाता है कि वह कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है, तो हम तुरंत बताएंगे पेप्सिन। कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? जठर ग्रंथियां। देखिए क्या होता है ना, कुछ लोग जो ठूस के खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो पाचन वगैरह क्या होता है? जठर ग्रंथियां बहुत ज़्यादा श्रावण नहीं कर पाते, नहीं पच पाता। भाई कितना ठूस के खाएंगे? बालकनी भर दिया, बरामदा भर लिया, कोठरी कुल भर लिया, तो कहाँ जाएगा? कितना पाचन कोई करेगा? तो फिर हम हाजमोला वगैरह लेते हैं पाचन के लिए। समझ रहे हैं ना? ज़्यादा हाजमोला ना खाएं, लीवर डैमेज हो सकता है। कम से कम खाएं, क्योंकि उसमें नमक देखते हैं, नमक की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, फिलहाल समझते हैं जठर ग्रंथि के बारे में। किसका श्रावण करती है? पाचक एंजाइम का श्रावण करती है, जिसमें रेनिन क्या काम करता है? दूध को पचाता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है। पॉइंट क्लियर है? अगला पॉइंट समझते हैं, म्यूकस। कोई विशेष काम नहीं है। ये कहाँ पाया जाता है? बड़ी आंत में भी पाया जाता है ना, भोजन को मुलायम बनाने में और भोजन को निगलने में भी म्यूकस ग्रंथि काम में आती है। अगला हम समझेंगे, अगले वीडियो में हम समझेंगे लीवर के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जल्दी इसका वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा। लीवर क्या काम करता है? लीवर, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आप शराब वगैरह जो लोग पीते हैं उनको सबसे ज़्यादा कौन सा पार्ट डैमेज होता है? तो यही लीवर डैमेज होता है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है लीवर। हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वो है लीवर। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वो है हमारी त्वचा।
आशा करता हूँ वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको फिजिक्स मैथ की क्लासेस लेनी है तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आप राजेंद्र सर की क्लास लेना चाहते हैं। अगर लेना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।